तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे को हम कोशिश करते हैं आपको जो आपका मंडे टू फ्राइडे जो स्केड्यूल चलता है उससे थोड़ा अलग आपको सैटरडे को दें, जिसमें हमारे कुछ माइनर टॉपिक्स होते हैं जैसे सिक्योरिटी, आईआर, आर्ट एंड कल्चर। तो इस तरह के टॉपिक आप तक हम दे पाए, राइट, जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो अभी का जो वीडियो है वो डील करेगा सिक्योरिटी से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये एक सिलेबस हमें दिखाया गया है सिक्योरिटी का। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऑलरेडी हाईलाइटेड किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, कम्युनल हार्मनी, एक्सेट्रा। ये जो एक्सेट्रा शब्द होता है ये कहीं ना कहीं एक सिलेबस के लिए बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि ये एक्सेट्रा मतलब अब इसको अगर वो कहीं और से भी पूछ लेते हैं तो आप इस बेस में रिट या एक पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते हैं कि ये तो सिलेबस से बाहर है, राइट। और आगे हम देखेंगे, इसमें बात है इंटरनल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इश्यूज़ की। तो यहाँ पर एज पर अवर एक्सपीरियंस हम आपको जो भी टॉपिक कराएंगे उनको आपने अच्छी तरह कर लेना है, राइट। और अगर कहीं किसी भी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन होता है तो आपने हमें कमेंट कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा जो ये मैटर है ये सोसाइटी से भी लिंक करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी की बात की जा रही है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सोसाइटी से लिंक करता है, राइट। तो जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो हम आईआर वाले पोर्शन में कवर करेंगे। तो ये बात मैं ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम देखेंगे, एक कोट से शुरू करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की कोट है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यानी कि अगर आपको पहले चमकना है, चमकने से यहाँ जो एक तात्पर्य है वो ये है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता पानी है तो आपको उसके लिए जलना पड़ेगा। और जलने से यहाँ क्या तात्पर्य है? कठोर परिश्रम, हार्ड स्ट्रगल, राइट। तो ये आपने करना है, राइट। सो ये शुरू करते हैं। तो यहाँ का जो आज का जो टॉपिक है वो है, जो सिपरी एक इंस्टीट्यूशन है जो एक रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे, जिसमें वो जो देश होते हैं उनका जो आर्म्स डीलिंग है, यानी कि जो वो हथियार का आयात या निर्यात करते हैं, उस पर रिपोर्ट बताता है। अब इसमें इस रिपोर्ट का किसी भी देश को, अब किसी भी देश को मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये एक ग्लोबल रिपोर्ट है तो हर देश इसका इस्तेमाल करता है। तो ज़्यादातर अगर मैं भारत को लेके बात करूं तो भारत को ये पता चल जाता है, खासकर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो, कि पाकिस्तान अपने आर्म्स की जो सप्लाई है वो बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, निर्यात या आयात स्तर पे, राइट। तो इससे एक सिक्योरिटी वाइज हमें पता चल जाता है, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज होती है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिपरी है, सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो ये सिपरी जो है उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, 2020 की रिपोर्ट है, 2022 की। और इसमें जो एक पीरियड लिया हुआ है वो ज़्यादातर 2018 से 2022 का लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं जो देश हैं वो कौन सा देश ज़्यादा आयात कर रहा है या निर्यात कर रहा है, ये डिटेल आपको अब मिलने वाली है आगे वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो रिपोर्ट है इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने देखने हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में काफ़ी देशों का नाम आएगा, हर देश का तो नहीं लेंगे, पर कुछ जो इंपॉर्टेंट देश हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया वो हम लेंगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि जो यूरोपियन स्टेट है उसने 47% अपना जो सप्लाई है हथियारों की उसको बढ़ा दिया है। सप्लाई देखिए 47% किसने? यूरोपियन राज्यों ने। अब वो ऑब्वियसली बात है, आप जानते हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया है
यूक्रेन और रशिया के युद्ध को, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो यूरोप के जितने भी देश हैं, कुछ देश माफ कीजिएगा, कुछ देश यूक्रेन के पक्ष में है और कुछ देश रशिया के पक्ष में है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे जो यूरोपियन राज्य हैं वो कहीं ना कहीं जो उनका सप्लाई है हथियारों का, ज़्यादातर सभी यूरोपियन कंट्रीज ने बढ़ा दी है। तो हमें सिपरी के हिसाब से क्या पता चलता है, 47% बढ़ा दिया है, राइट। आगे देखते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, देखिए भारत के लिए तो हमें पाकिस्तान को जानना जरूरी होता है, राइट। तो बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने 14% जो इंपोर्ट है, जो आयात है हथियारों का, उसको बढ़ाया है। किस किस के मध्य, 2013 से लेकर 17 का जो समय काल है और जो समय है 2018 से 22। देखिए इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 13 और 17 ये 5 वर्ष हैं, ठीक है, क्योंकि 13 को भी हम काउंट करेंगे इसीलिए 5 वर्ष आएंगे, और 2018 से 22 ये भी 5 वर्ष हैं क्योंकि 18 को भी आप काउंट करेंगे। तो इन 5-5 वर्षों के बीच में, जो हथियार बढ़ाए गए हैं पाकिस्तान द्वारा वो 14% बढ़ाया गया है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। और जो पाकिस्तान जितना भी आयात कर रहा है आर्म्स का, हथियारों का, वो वैश्विक स्तर में जितना भी आयात होता है उसका 3.7% है, 3.7% है, राइट। हालांकि जो ब्लैक वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। अब देखिए जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो सप्लाई कर रहा है हथियारों की, वो कौन कर रहा होगा? ऑब्वियसली चाइना, क्योंकि आपको पता है कि एशिया में 2 ही हैं जो बिग शॉट हैं, एक चाइना और एक इंडिया। तो चाइना हमेशा आपको पता है कुछ डिप्लोमेसी खेलता है, जो नेगेटिव डिप्लोमेसी होती है वो क्या करता है कि एक पॉलिसी अपनाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी कि भारत को कहीं ना कहीं आज के समय पे अपना कॉम्पिटिटर मानता है, और उसको ये भी पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो उतना अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। तो 77% जो सप्लाई है हथियारों की पाकिस्तान के लिए, वो कर रहा है चाइना। तो मैंने बता दिया चाइना का जो मेन मुद्दा है वो है इंडिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया आर्म्स इंपोर्ट, अब भारत का भी देख लेते हैं, कुछ इसका जो आउटलुक है वो देख लेते हैं। ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पे जितना भी जो ये आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है वैश्विक स्तर पे जितना भी, उसका 11% आयात भारत करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैश्विक स्तर पे ग्लोबली जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उसका 11% कौन कर रहा है? भारत। तो इसीलिए इंडिया वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कीवर्ड है मेजर आर्म्स। जैसे मानते हैं, इसको ऐसे समझिए सिंपल वे में, जैसे कोई सिर्फ गोलियां मंगवा रहा है, मतलब जो ऐसे आर्म्स के जैसे बंदूक है, बंदूक बिना जो गोलियां होती हैं उसके तो कुछ काम की नहीं है ना। तो जो कोई ऐसा देश है जो बहुत सारी गोलियां मंगवा रहा है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, कारतूस जो होती है। मेन आर्म्स का मतलब होता है पूरे जो एक कैटेगरी होती है मेन आर्म्स की, आप उसे अपने गूगल में डालेंगे तो आपको आ जाएगी, ठीक है। तो मेन आर्म्स की बात की जाए तो इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर है, राइट। और ये 2018 और 22 के हिसाब से, ठीक है, ये जो 5 वर्ष है। और ये पोजीशन इंडिया ने कब से बरकरार रखी है? 1993 से लेके 2022 तक 1993 से बरकरार रखी है, इमेजिन करिए। तो ये पोजीशन है इंडिया की। तो ये इंडिया यानी कि अब इससे क्या पता चलता है? देखिए जब कोई देश, जैसे इंडिया एक शांति प्रिय देश है ना, ग्लोबली इंडिया को कैसे जाना जाता है? शांति प्रिय, पीस लविंग कंट्री। अब उस पीस लविंग कंट्री को मेंटेन करने के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीस लविंग कंट्री अपना पीस मेंटेन करने के लिए भी हमें सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। मोटो क्या है? पीस को मेंटेन करना। और जिस हिसाब से जो हालात चल रहे हैं, जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहा है करंट सिनेरियो का, आपको पता ही है कि चाइना क्या कर रहा है। 1 रोड 1 बेल्ट वाला आपने देखा ही होगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया
इसीलिए अपनी एक सिक्योरिटी के लिए ये जो आयात है, इंपोर्ट है, वो बढ़ा रहा है, राइट। आगे देखते हैं, आर्म्स सप्लायर टू इंडिया। अब हमने ये बात तो कर दी कि भारत कहीं ना कहीं बिग शॉट है, सबसे बड़ा प्लेयर है इंपोर्ट में। अब क्वेश्चन है कि भारत को सप्लाई कौन करता है सबसे ज्यादा, इस हिसाब से देखेंगे। देखिए, रशिया वॉज इंडिया लार्जेस्ट आर्म सप्लायर। वॉज भी लगा हुआ है, यानी कि एक समय में रशिया जो है, यहां व्लादिमीर पुतिन आपको देख रहे होंगे, ये एक समय पे भारत को सबसे ज्यादा जो आर्म्स है उसकी सप्लाई करता था। और ये पीरियड है, ये वाला देखेंगे, इसके बीच में 5 वर्ष ये और 5 वर्ष, इस पीरियड के बीच में सबसे ज्यादा सप्लाई कौन करता था? रशिया, राइट। ये बात याद रखेंगे। अब ये जो शेयर है रशिया का, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। पहले 64% था, अब 45% हो गया है। वो क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता ही है कि रशिया अब इंगेज है कहाँ, यूक्रेन से लड़ाई चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो रशिया है अभी उसका पूरा फोकस किसकी तरफ है? वॉर की तरफ, राइट। अब अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा कौन है? वो है फ्रांस, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लाई टू इंडिया, राइट। बिटवीन 2018-22 इस समय रशिया नंबर 1 पे था। अब उसके बाद फ्रांस, पहला रशिया, फ्रांस, और थर्ड था यूएस। तो ये बात थोड़ा एग्जाम वाइज आपने याद होनी चाहिए। 22 तक सबसे टॉप पे रशिया, देन फ्रांस, देन यूएसए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंडिया ऐसा नहीं है कि आर्म्स केवल यूएसए, फ्रांस और रशिया से ही लेता है, वो अन्य देशों से भी लेता है। जैसे इजराइल का तो आप जानते ही होंगे, चाहे छोटा देश है परंतु इसकी जो टेक्नोलॉजी है आर्म्स में, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। क्योंकि इसके जो हथियार होते हैं इजराइल के, वो ऐसे होते हैं कि जिनको बीट करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो इजराइल की आप लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर जो ये सी है, ये कौन सी सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, राइट। तो आगे देखते हैं कि जो इजराइल है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है, जो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड में टॉप आर्म एक्सपोर्टर माने जाते हैं। साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और इजराइल, यहाँ से भी इंडिया सप्लाई यानी कि इंपोर्ट करता है आर्म्स की, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, प्रश्न आता है कि इंडिया इतना सप्लाई क्यों बढ़ाता है, यानी कि वो इतना आयात, इतना इंपोर्ट क्यों करता है, राइट। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको हिंट दे दिया था कि टेंशन ही ऐसी है, आसपास जो बाउंड्री है, जो बैठे हुए हैं चाइना, पाकिस्तान, कहीं ना कहीं उनकी कुछ नेगेटिव डिप्लोमेसी की वजह से इंडिया को ये करना पड़ता है, राइट। तो यहां पर आप देख लेंगे फैक्टर ड्राइविंग आर्म इंपोर्ट, मतलब जो भारत कर रहा है उसके कारक क्या है? इंडियाज टेंशन विद पाकिस्तान एंड चाइना। और कहीं ना कहीं अब जब से चाइना और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा रहे हैं, तब से कहीं ना कहीं इंडिया के लिए टेंशन की बात और है। तो रीज़न ये है, इसीलिए इंडिया जो है आयात करवाता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, राइट, आर्म्स की। नेक्स्ट हम देखेंगे रीज़न फॉर ड्रॉप इन आर्म्स इंपोर्ट। अभी मैंने कहा कि जो है कि भारत ने अपना जो आयात है, इंपोर्ट है, वो बढ़ा रखा है। रीज़न है चाइना और पाकिस्तान। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि कारण क्या है? रीज़न फॉर ड्रॉप इन आर्म्स इंपोर्ट, मतलब जिस हिसाब से ऑर्डर जाता है उस हिसाब से वो आपूर्ति यानी कि वो सप्लाई नहीं होती है, वो कुछ मतलब उस लेवल पे वो बढ़ता नहीं है जिस हिसाब से दिखाया जाता है ऑफिशियली। तो ऐसा क्यों? ऐसा रीज़न ये है क्योंकि लैक ऑफ गवर्नेंस या लैक ऑफ मैनेजमेंट इसे बोलेंगे, ठीक। देखिए, इसमें लिखा है सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया स्लो एंड कॉम्प्लेक्स आर्म प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। यानी कि देखिए, इसको ऐसे समझिए, सिंपल सा, आप यूएसए जाते हैं, अगर आपको गन चाहिए तो इजीली मिल जाएगी। आप दुकान में जाइए, परचेस कर लीजिए, वहाँ इजीली आपको गन मिल जाएगी। क्या इंडिया में मिलेगा? इंडिया में अगर आपको गन चाहिए तो आपकी जो फाइल है वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक जाती है। यानी कि इंडिया में गन अगर आपको परचेस करनी है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो यही कॉम्प्लिकेशंस कहीं ना कहीं इस तरह का ही जो ये कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है, जटिल जो ये संरचना है, विदेशों से आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, जिस कारण जो कार्रवाई होती है उसमें डिले हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए जब प्रॉब्लम पता होती है तभी हम सॉल्यूशन दे पाते हैं। तो ये माइंड पे रखिएगा, एक प्रॉब्लम है तो इसमें आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं कि इसमें जैसे वन विंडो सॉल्यूशन, वन विंडो,
वन विंडो सॉल्यूशन क्या होता है, सारे गवर्नमेंट के काम एक ही विंडो से हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट करे तो उसमें जो प्रोसीजर है वो वन विंडो हो जाए या सिंपल हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आर्म्स सप्लाई फ्रॉम इंडिया। अब क्या इंडिया भी आर्म्स की सप्लाई करता है, निर्यात करता है? क्योंकि मैंने हमेशा कहा है किसी भी देश के लिए अच्छा बेहतर ये रहता है कि उसका निर्यात आयात से ज्यादा रहे। क्या कहा मैंने, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा रहे, क्योंकि पैसा आपका आता कब है, जब सामान जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट होता है, राइट। तो यहां पर देखते हैं, इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू म्यांमार। यहां पर वॉज का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये 2022 तक रिपोर्ट है, इसीलिए वॉज का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू म्यांमार, या म्यांमार को आप देख सकते हैं, राइट। म्यांमार का ही पुराना नाम हुआ करता था बर्मा। आई रिपीट, म्यांमार का ही पुराना नाम होता था बर्मा। तो म्यांमार थर्ड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है, कौन? इंडिया, म्यांमार के लिए। और जो रशिया है और चाइना है, ये कहीं ना कहीं 14% ऑफ इट्स इंपोर्ट जो है, इसको ऐसे समझेंगे, जो आपका म्यांमार है उसका जो 14% जो इंपोर्ट करता है आर्म्स का, उसमें नंबर 1 पे है रशिया, देन चाइना, देन इंडिया। यानी कि यहां से हमारा जो कंसर्न वाला पॉइंट है कि इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है आर्म्स का, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब जो भी रिपोर्ट हमने बताई थी वो रिपोर्ट किसने दी है? सिप्री ने। सिप्री, अब सिप्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। सिप्री जो है ये एस्टेब्लिश हुआ है 1966 में इन स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम आप जानते हैं वो किसकी कैपिटल है? स्वीडन की, राइट। ये जो रिपोर्ट है सिप्री की, इट प्रोवाइड्स डेटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन, यानी कि ये डेटा कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, हर देशों से कितना आयात निर्यात किया गया है आर्म्स में, उसको एनालाइज करता है। एनालाइज मतलब वो एक परसेंटेज वाइज बता देता है कि इस परसेंटेज वाइज इन्होंने बढ़ाया है या इस परसेंटेज वाइज इन्होंने कम किया है। उसके बाद वो रिकमेंडेशन भी दे देता है, ठीक है, कि ये रिकमेंड इसे किया जाता है इस देश को, कहीं ना कहीं इस तरह से, राइट। तो ये बात जो है ये हमें सिप्री रिपोर्ट से पता चलती है। और कोई भी देश इस रिपोर्ट को इसलिए कंसिडर करता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमें हर डेटा मिल जाता है। और ये हमें क्यों चाहिए होता है? जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें ये डेटा काम आता है। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी वाइज भी हमें काम आता है, राइट, क्योंकि हमने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, राइट। और कैसे रखा जा सकता है? ऑलरेडी कैसे रखा जा सकता है? वो रखा जा सकता है कि हमारा इंटरनल जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत है, राइट। तो आगे देखते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा, जो आपका राइटिंग स्किल है इससे, जैसे जो है क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंडियाज स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू सिप्री रिपोर्ट। अब सिप्री रिपोर्ट का जो डेटा है जो हमने अभी देखा सारा, कि एक्सपोर्ट इतना परसेंट, या इस देश से इतना ये लेते हैं, या किसी देश को ये इतना भेजते हैं, जैसे म्यांमार को भी भेजा जाता है इंडिया की तरफ से। तो ये जो डेटा है वो हमारा यहाँ काम आता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कीवर्ड देख लीजिए। सबसे पहले तो है इंडिया का पूछा है और सिप्री का पूछा है, यानी कि हमें यहाँ से उतना मतलब नहीं है कि रशिया में कितना आ रहा है। रशिया जो भारत को भेज रहा है वो इंपॉर्टेंट है, या भारत अगर रशिया को भेज रहा है तो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई केवल इतनी बात है कि इजराइल का निर्यात या आयात बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। मतलब तब होगा जब भारत से उसकी डील होगी, राइट। तो कीवर्ड है इंडिया और कीवर्ड है सिप्री की रिपोर्ट। तो आपकी मेंस राइटिंग में आपने ये 2 कीवर्ड रखने हैं, इसके अलावा कहीं बात नहीं करनी है। मैंने हमेशा कहा है मेंस राइटिंग में पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, अननेसेसरी बात नहीं करनी है। तो कीवर्ड, फर्स्ट पॉइंट है कीवर्ड हमने देख लिया है, इंडिया और सिप्री। तो स्टार्टिंग हम करेंगे इंट्रो से। अब इंट्रो में इंडिया का इंट्रो मत दीजिएगा, वो जरूरी नहीं है, इंट्रो देना है सिप्री का। तो सिप्री का ऑलरेडी स्लाइड में आपको मैंने इंट्रो दे दिया है। तो यह है, सिप्री वॉज स्टैब्लिश इन 1966 इन स्टॉकहोम, स्वीडन, और इस तरह की बात है। ये क्या करता है वो हमने इंट्रो में रख देना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब बॉडी में हम देखेंगे कि जो रिपोर्ट ये दी है, उस रिपोर्ट से, सिप्री की रिपोर्ट में हम देखेंगे, इंडिया रिमेन्ड दी वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। जैसे कि मैंने बताया था 1993 से इंडिया भी टॉप में ही है। 11% जो है इंडिया का एक पार्ट रहता है, भाग रहता है, जितना भी ग्लोबली इंपोर्ट होता है, राइट। तो कितना है, और ये समय क्या है, 2018 से 2022, राइट। तो ये याद रखेंगे। और इसके बाद आता है सऊदी अरेबिया और यूक्रेन।
सऊदी अरेबिया, टॉप 3 के याद कर लीजिए, इंडिया, सऊदी अरेबिया और यूक्रेन, बाकी हमें नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी में। अब देखिए ये 11% जरूर बताइएगा एज पर सिपरी रिपोर्ट, जितना भी आयात होता है, इंपोर्ट होता है, उसका 11%। और ये आपको पता होना चाहिए, ये जो डेट है 2018 से 2022, राइट। और ये इंडिया ने पोजीशन कब से बना के रखी है? 1993 से। तो क्या डेटा हो गया? 1993 से लेके 2022, राइट। तो ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्म्स सप्लायर्स टू इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा, ये डेटा मैंने ऑलरेडी दिया है इंडिया के रिस्पेक्ट में, तब रशिया का नाम आ रहा है। रशिया का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इंडिया को दे रहा है, तब हम रखेंगे इसे। तो सबसे बड़ा कौन है? रशिया, राइट। देन फ्रांस, देन यूएसए, राइट। हमने ये बात करी थी, तो ये ऑलरेडी यहां पर आपने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी में ही आएगा। अब देखिए इंडिया ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया, फ्रांस और यूएसए से ही लिया है डेटा, आर्म्स मतलब। तो आर्म्स देखिए उन्होंने इजराइल से भी लिया है, साउथ कोरिया से भी लिया है और साउथ अफ्रीका से भी लिया है। और ये कहीं ना कहीं, ये जो 3 कंट्रीज आपको दिख रही हैं, ये टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर ग्लोबली हैं। वैश्विक स्तर पे ये सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं हथियारों का। और इजराइल का तो नाम सभी जानते हैं, राइट। जो डिस्कवरी चैनल है, एक समय डिस्कवरी चैनल पे इजराइल के हथियारों के लिए एक अलग से सीरियल आता था, एक एपिसोड्स आते थे, तो वो आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, अबाउट दी वेपन्स ऑफ इजराइल, राइट। तो ये भी याद रखेंगे। और जो फिर बॉडी में ही फैक्टर्स ड्राइविंग आर्म्स इंपोर्ट, यानी कि जो कारक हैं, जो भारत इतना इंपोर्ट करता है हथियारों का 11%, वैश्विक स्तर पे 11%। तो क्यों करता है? आपको पता है, पाकिस्तान और चाइना की वजह से। क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है, उस हिसाब से अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए वी नीड आर्म्स, राइट। और आपने मीन्स राइटिंग में ये भी ध्यान देना है कि भारत को जो भी आप आर्म्स सप्लाई दिखा रहे हैं कि बहुत बढ़ा रहा है, वो उसमें आपको ये मेंशन करना है कि आर्म्स इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि जिससे कि हमारा डिफेंस स्ट्रांग हो सके। इसलिए नहीं कि हम लोग कहीं पर एक्सपेंशन करने वाले हैं, कहीं पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य बढ़ाने वाले हैं। भारत की ये नीति कभी है ही नहीं, फॉरेन पॉलिसी भारत की ये है ही नहीं, राइट। फिर देखते हैं रीजन फॉर ड्रॉप इन द आर्म इंपोर्ट। रीजन मैंने बता दिया था थोड़ा सा, जो ये जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल है, जो हमारा प्रोक्योरमेंट यानी कि किसी चीज को खरीदने का तरीका, किसी चीज को अधिकार में लेने का जो तरीका है, वो थोड़ा सा जटिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया में आर्म्स के लिए जो लॉज हैं वो काफी स्ट्रिक्ट है, राइट, और काफी ज्यादा लॉज है। तो कभी कभी जो एक कहते हैं ना अति हो जाना, वो कभी कभी गलत होता है। तो वही यहाँ पर है सिस्टम, तो इसको सिंपल बनाया जाए। और जो फिर बॉडी में देखेंगे आर्म सप्लाई फ्रॉम इंडिया। क्या आर्म सप्लाई होती है इंडिया से? बिल्कुल होती है। म्यांमार को, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है म्यांमार के लिए, यानी कि टॉप में है रशिया, सेकंड में है चाइना और थर्ड में है इंडिया। देखिए इंडिया, अगर आपको ऐसा लगेगा अभी थर्ड नंबर पे है, कौन सी प्राउड की बात है। देखिए थर्ड में कोई आता है, अगर वो ऑलरेडी बिलो हो बिल्कुल, यानी कि उसकी रैंकिंग 100 या 99 या 80 हो, अगर उस स्टूडेंट की रैंकिंग थर्ड आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए इंडिया अगर थर्ड रैंकिंग में आ गया है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये आपकी बॉडी हो गई, यानी कि यहाँ पर इंट्रो दिया आपने, सिपरी को दिया, बॉडी में ये सारा डेटा दे दिया। देखिए इसकी कोई एंडिंग नहीं होगी क्योंकि आपने रिपोर्ट में डिस्कशन करना है। एंड में बस आप ये रख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, कि आप ये लिख सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो है पीस लविंग कंट्री, और इंडिया जो भी ये इन्वेस्ट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग बन पाए, क्योंकि उसके जो नेबरिंग कंट्री है, खासकर पाकिस्तान और चाइना, जिससे कि कभी कोई दिक्कत हो, कभी कोई इमरजेंसी हो, तो इंडिया बैकफुट में ना आए, एक मुकाबला कर सके। तो ये आप एक एंडिंग दे सकते हैं, राइट। तो यहीं से मुझे उम्मीद है आपको ये मेंस राइटिंग समझ में आई होगी। और डेटा में आपका बस कॉम्प्लिकेशंस ये हैं, कुछ परसेंटेज वाइज आपने याद रखना है और उसको मैंने सिंपल बनाने की कोशिश की है, तो इतना तो याद रहेगा आपको, राइट। चलिए आइए अब आपके जो टेस्ट सीरीज है उसमें आ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज में 3 पेपर्स होते हैं, हिंदी 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स, और आपका जो जीएस है वो 200 मार्क्स, और एक ऑप्शनल भी होता है 200 मार्क्स का। 4 पेपर होते हैं और टोटल 600 मार्क्स, ठीक है। तो गोयला क्लासेस आपको 3 जो आपके पेपर्स हैं उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी करके देगा, जो कि है आपका, जैसे जीएस के लिए हमारे 15 टेस्ट हैं, हिंदी के लिए 10 टेस्ट हैं और इंग्लिश के लिए 10, तो टोटल 35 टेस्ट आपको मिलते हैं, जिसमें आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ऑलरेडी जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं कि क्वेश्चन से, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का ये फायदा होता है, राइट। तो देखिए जेन्युइन रखा है 6999 ओनली,
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन होते हैं, उनको बनाने में बहुत लेबर लगता है। तो ये देखते हुए भी बहुत जेन्युइन प्राइस रखा गया है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, केवल प्रीमियम लेक्चर्स चाहिए और जो स्टडी मटेरियल है वो चाहिए, तो इट विल ऑल्सो कॉस्ट यू ओनली 6,999, राइट। अब देखिए, जो पर्सनली आई विल से कि यू मस्ट बाय दिस 9,999 वाला, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपके टेस्ट सीरीज भी हैं, इसमें आपके जो स्टडी मटेरियल है वो भी है, और इसमें आपके प्रीमियम लेक्चर्स भी हैं, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाए, राइट। क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेनी है। एग्जाम क्वालिफाई का मतलब है आपका एवरेज एक नॉलेज होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में, जिससे कि आप एक लेवल पे आ पाए, राइट। अब इसमें देखिए, ये जो प्राइस आपको पड़ेगा, इट विल कॉस्ट यू ओनली 9,999, राइट। अब देखिए, इसमें भी एक ऑफर रखा गया आपके लिए, जिसे हम कहते हैं अर्ली 90। इसमें ये दिया जाता है आपको 90% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 9,999 का अगर 90% डिस्काउंट कर दें तो बचेगा क्या, 10%, तो 999 लेके चलिए। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको लगता है कि उनका जो प्री है वो निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, क्योंकि मानते हैं उनके मार्क्स 53, 54 इस तरह के आ रखे हैं, राइट। तो उनको थोड़ा डाउट है, तो क्या करें, या तो वो 6 जून जो बता रखा है एक्सपेक्टेड डेट, 6 का 8 भी हो सकता है, तब तक वेट करें। तो अपने टाइम वेस्ट करें, आप 8-10 दिन जो भी आपके पास वेस्ट करें, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो हर घंटे का हिसाब रख रहा है, राइट। या तो आप वेस्ट करिए। तो उन लोगों के लिए ये है कि आप क्या कर सकते हैं, 999 दे के आप हमारा जो 9,999 वाला पैकेज है उसे आप ले सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपका नाम नहीं आ पाता है मेंस के लिए, तो आप जो बाकी रिमेनिंग पैसा है वो मत दीजिए। आप इस कोर्स में आप लॉग इन नहीं कर सकते, आप सिर्फ 999 देके आप जा सकते हैं, राइट। और इफ इन केस हो जाता है तो आपने जो रिमेनिंग पैसा है 9,000 वो तब दे देना है। देखिए, इससे फायदा क्या है, देखिए पैसा तो आदमी दोबारा कमा लेता है, राइट, पर समय दोबारा नहीं आता है। तो कोशिश ये की गई है हमारी तरफ से, जब हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, कि समय बर्बाद ना हो। ये 10 दिन बहुत होते हैं आपकी तैयारी के लिए, राइट। तो ये कोर्स है जो आपको केवल कितने मिल जाएगा, 999, और रिमेनिंग पैसा आप कब देंगे, जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो महक स्वामी मैम है, जिनका आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वीडियो, तो उनका ये एक कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। उन्होंने टेस्ट सीरीज जो अटेंड करी थी, आज वो IPS है, आप जानते ही हैं। और देखिए, मीन्स राइटिंग की बहुत ज़रूरत होती है, बिना मीन्स राइटिंग करे कुछ नहीं होगा। अगर हम कितना भी अच्छा आपको डेटा दे दें, कितना भी बताएं, आप सुनते रहेंगे और लिखेंगे नहीं, तो लिखना एक स्किल होती है, और स्किल तभी आती है जब उसमें प्रैक्टिस की जाती है। अगेन आई से राइटिंग इज़ अ स्किल, तो स्किल तभी आती है जब आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मोहित जी हैं, AETU में इनका सिलेक्शन हो चुका है, और इनकी कॉपी देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।